किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। इस कार्यक्रम के हर अंक में लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जिससे आप अधिक लाभ उठा सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे फूलों की खेती के बारे में और मिलवाएंगे एक सफल पशुपालक से। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। साथियों, फूलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोई पूजा हो, तीज त्योहार हो या फिर हो शादी, फूलों की मांग कभी कम नहीं होती। और अब हमारे किसान भाई बहन भी पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ फूलों की खेती में अपना रुझान दिखाने लगे हैं। तो आइए हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में। आधुनिक कृषि के युग में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जाती है और आजकल तो यहाँ तक कि इसका एक व्यावसायिक दर्जा हासिल कर चुका है। और इसमें हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं जिनको कि हम ग्रीन हाउस में या खुले खेत में उगाते हैं और जिससे बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये एक जीवन यापन का एक साधन बन चुका है। तो आइए आज हम सबसे पहले तो हम उन फूलों की बात करते हैं जो ग्रीष्मकालीन में लगने वाले फूलों को किस तरह से लगाएं, कब लगाएं, कैसे उनका देखरेख करें और जिनकी हम कमर्शियल खेती कर सकते हैं या सुंदरता के लिए अपने घर, बगीचे, दफ्तर और अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भवन हैं उनको सुंदर बनाने में, या व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी हम रोपाई कर सकते हैं और उनसे हम व्यावसायिक फूल लेकर के बाज़ार में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मौसम में लगने वाले फूल की, वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा लगाने के लिए तैयारी अभी की जा सकती है। रजनीगंधा का जो फूल है वो गर्मियों में फूल देता है और पूरा गर्मी या बरसात के दौरान इसका फूल मिलता रहता है और बाज़ार में अच्छा भाव भी इसका मिलता है। काफ़ी किसान भाई इसकी खेती करते हैं और रजनीगंधा सफ़ेद रंग का होता है और इसमें दो प्रकार की किस्में हैं, एक है सिंगल और एक है डबल। तो दोनों का लगाने का अभी समय है और इसके कंधों को ज़मीन में जो पहले से जिसने रजनीगंधा को लगाया है उनको निकाल करके उनको या तो वो रेस्ट दे चुके हैं, यदि रेस्ट नहीं दिया है तो ज़मीन से निकाल करके उनको लगभग 1 से 1.5 महीने का उसका रेस्ट दे दें ताकि उसकी रोपाई की जा सके। और इसको खुले खेत में, फ्लैट क्यारी में या बेड बना करके या फुरो बना करके इसकी हम रोपाई कर सकते हैं। लगभग आप ये देखिए कि 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी रोपाई करें और अभी जैसे कि मार्च से और अप्रैल के महीने तक इसकी रोपाई की जा सकती है। और रोपाई करने के बाद फिर आप इसमें जो कंद है उस कंद को इस तरह से लगाएं कि पूरे कंद पर मिट्टी आ जाए और मिट्टी आने के बाद फिर उसमें हल्का सिंचाई कर दें और फिर वो आपका फुटाव ले जाएगा और गर्मियों में वो फूल देता रहेगा। तो रजनीगंधा एक ऐसा फूल है जिससे कि किसान भाई खुले खेत में लगा करके उससे अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा है ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस से क्योंकि अभी मैदानी क्षेत्र में तो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन पहाड़ों पे इसकी अभी रोपाई की जा चुकी है या कुछ अभी कर भी सकते हैं। तो वहाँ पे ये गर्मियों के दौरान खूब फूल देगा और इसकी रोपाई भी अभी की जा सकती है। यदि हाई डेंसिटी प्लांटिंग यदि करनी है तो 15 बाई 25 सेंटीमीटर पे उसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं और उससे भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें गर्मियों में इससे फूल लिया जा सकता है। ये देखिए कि कुछ ऐसे फूल हैं यदि उनकी ऑफ सीजन कल्टीवेशन करें तो किसान अधिक पैसा कमा सकता है। खास करके मैदानी क्षेत्रों में हमारा जो भी एनसीआर का क्षेत्र है, हमने कुछ ऐसे अनुसंधान पर क्षेत्र भी किए हैं और जिससे हमें ये पता लगा है कि हमारे खास करके उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर इस इलाके में गन्ने के खेत में भी ग्लैडियोलस की हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं क्योंकि गन्ने से जो छाया मिलती है तो ग्लैडियोलस के फूल पे उसका जो असर है वो काफ़ी अनुकूल पड़ता है और वो फ्लावर कर जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन यदि गन्ने के खेत में या मक्का के खेत में हम ग्लैडियोलस की गर्मियों के दौरान खेती करें तो उससे भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भले ही आपको जो फूल का जो उत्पादन है वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको सर्दियों में मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस मौसम में
फूलों की जो आपूर्ति है वो बाज़ार में काफ़ी कम रहती है, तो उससे चलते हमें ज़्यादा पैसा मिलने की आशा रहती है। और यदि हम कम उत्पादन भी करें तो उससे हमें जो बाज़ार भाव है वो अधिक मिल जाता है। तो किसान ग्लैडुलस की खेती भी गन्ने के खेत में या मक्का के खेत में इंटरक्रॉपिंग के तौर पे की जा सकती है। इसके साथ साथ अब बात आती है कि हम अपनी सुंदरता के लिए अपने जो अलंकृत पौधे हैं उनको गर्मियों में किस तरह से लगाएं, कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले तो जो है अभी जो वार्षिक पौधे जो हमें लगाने हैं या लगाए जा सकते हैं, अभी उसकी पौध लगाने का समय हो चुका है। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने यदि उसकी पौध लगा दी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उसको क्यारी में या गमले में उसको बीज को डाला जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है जीनिया। जीनिया अभी गर्मियों में लगेगा, उसकी पौध हम डाल सकते हैं। उसके बाद है कोचिया। कोचिया बहुत ही हरे रंग का पौधा होता है और काफ़ी सुंदर भी दिखता है। उसको गमले में या क्यारी में, अपने घर में या ऑफिस में या अपने कहीं भी बगीचे में उसको सुंदरता के लिए गमले में भी लगा सकता है, क्यारी में भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ है फिर पोर्चुलाका। पोर्चुलाका क्योंकि सर्दियों में ख़त्म हो जाता है, गर्मियों में फिर दोबारा फुटाव लेता है, तो उसकी भी कटिंग लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ एक पौधा है हमारा टेपियोका, जिसकी की पत्तियां हैं वो काफ़ी सुंदर दिखने में दिखती हैं और ख़ास करके उसमें वेरीगेटेड कलर नज़र आता है, तो उसकी कटिंग भी लगाने का भी सही समय है। गिलार्डिया का भी पौध अभी डाली जा सकती है और इसको भी अभी गर्मियों में इससे फूल लिया जा सकता है। एक है फिर सदाबहार, जिसको हम विनका रोजिया भी बोलते हैं। इसमें भी लाल रंग और जो सफ़ेद कलर है उसकी भी हम क्यारी तैयार कर लें और उसको भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारा जैसे आइपोमिया है, आइपोमिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। और इस तरह से कैना है, क्लेडियम है जिसके कि बल्ब लगाए जा सकते हैं। लिली हैं जो समर में आती हैं। एमरेलिस है, एमरेलिस अभी फूल भी देने वाली है बल्कि अगले महीने। जिन्होंने नहीं लगाया है उनको भी अभी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम तुलना करें तो शरदकालीन मौसम के उपेक्षा जो ग्रीष्मकालीन मौसम में लगने वाले फूल ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ ये जिनका मैंने अभी विवरण किया है तो इनको लगा करके हम अपनी बगिया को रंगों से भर सकते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनको किस तरह से लगाएं। जो मैंने कंद वाले फूलों का नाम लिया उनको तो ख़ास करके हम गमलों में लगा सकते हैं। यदि गमले का साइज़ 8 इंच है, 10 इंच है तो 1 से 2 बल्ब लगा सकते हैं। यदि 12 से 14 इंच है तो हम 2 से 4 बल्ब भी एक गमले में लगा सकते हैं। या फिर हम क्यारी में लगाएं और कंद को इतना ज़मीन में डाल दें कि वो कंद जो है ज़मीन में छुप जाए और उसके ऊपर फिर हम मिट्टी चढ़ा दें। उसके साथ साथ जो वार्षिक फूल हैं गर्मियों में लगने वाले, उसके लिए आप क्यारी तैयार कर लें और क्यारी में खास करके गोबर का खाद, मिट्टी और रेत अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद उसमें पट्टी मार करके और आप लगभग 2 फुट जो चौड़ी पट्टी है उसमें हल्के हाथ से बीज की रोपाई कर दें। और रोपाई करने के बाद उस पे या तो कोई आप गनी बैग या कोई आप मल्च घास फूस से ढक दें और उसके बाद फुहारे से उसमें आप हल्का सा पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप देखेंगे कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में आपकी जो पौध है वो तैयार हो जाएगी। और पौध तैयार होने के बाद उसकी आप गमले में, अपने क्यारियों में रोपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप आने वाले ग्रीष्मकालीन में अपने घर को, अपनी बगिया को, अपने कार्यालय को सुंदर बना सकते हैं। तो अभी आपने फूलों की खेती से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की और आशा करते हैं इन जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ पहुंचेगा। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। साथियों, कामयाबी और नाकामयाबी के बीच एक महीन सी लकीर होती है और जो इस लकीर को पार कर लेता है वो कामयाब बन जाता है। अगर दिल में जुनून और निष्ठा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। आइए देखते हैं एक ऐसे ही सफल पशुपालक दिनेश यादव की सफलता की कहानी। पशुपालन हमारे देश में ग्रामीणों के लिए सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि आमदनी का जरिया भी रहा है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में अक्सर लोग पशुपालन का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इस काम से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान और सही दिशा में की गई प्लानिंग आपको बेहतरीन मुनाफा कमाने का रास्ता दिखा सकती है। भारत में दुग्ध उत्पादन बड़े स्तर का व्यवसाय है और वह वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। डेयरी का क्षेत्र भारत के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करता है। यह कारोबारी क्षेत्र है जो बहुत से अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार लोगों को लाभदायक रोजगार प्रदान करता है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी पूंजी को लगाकर और डेयरी का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके शुरू किया जा सकता है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने देश में बड़े स्तर पर देश में रोजगार को पैदा किया है। शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद भी कुछ युवा इस क्षेत्र में अपने कदम रख रहे हैं और एक सफल डेयरी व्यवसायी के रूप में मिसाल पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐसे ही एक युवा व्यवसायी हैं दिनेश यादव, जो एक विशेष जन है। ग्राम पथरिया जाट रैयत बारी के रहने वाले दिनेश यादव ने अपने इस डेयरी फार्म की शुरुआत मात्र 3 भैंसों से की थी। शुरुआत में गायों को नहलाने, दूध निकालने और उनकी साफ सफाई दिनेश खुद ही करते थे। धीरे धीरे दिनेश की योजना सफल होने लगी और कुछ सालों में भैंसों की संख्या 3 से बढ़कर 15 तक पहुंच गई। आज उनके पास स्वयं की 15 भैंसें हैं। दिनेश यादव अपनी शारीरिक अक्षमताओं को नकारते हुए बड़े मनोयोग से अपनी डेयरी का सारा काम स्वयं ही करते हैं। अपने सभी पशुओं की देखभाल के साथ साथ नियमित रूप से समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा टीकाकरण भी कराते हैं। दिनेश यादव की आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई है। आज वे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं। अपने अथक प्रयासों की बदौलत दिनेश यादव का उद्योग तरक्की की राह पर चलने लगा है और अब वे जल्द ही पनीर, खोया और चीज का उत्पादन कर बाजार में सप्लाई करने की योजना भी बना रही है। पहले मेरे पास 2-3 भैंसें थीं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई। डॉक्टर साहब की सलाह ली हमने, गरीब बछड़े पाले उनके और उससे बढ़ती गई वो संख्या। जी जी। अब आप पहले की तुलना में कितना अंतर पाते हैं, कितना कमा पाते हैं आप? जीवोपार्जन कैसे हो रहा है आपका? जी ठीक है, अब थोड़ा मुतका हो गया है और 100-125 लीटर दूध सेल हो जाता है हमारा डेली का। जी, और चल रहा है, थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे चल के। तकरीबन कितनी भैंसें हैं आपके पास अभी? मेरे पास 14 भैंसें हैं अभी जी। और 5 गाय हैं।
आपने बाहर से एक भी भैंस नहीं खरीदी? नहीं, अभी तो नहीं खुद की खरीदी। भैंसें हैं आपकी? हाँ, ये मेरी खुद की भैंसें हैं। जी। जो पहले 3 थी वो बाहर की थी, फिर मेरी घर की हो गई बाकी भैंसें। क्या कुछ खास बातों का आपने ध्यान रखा जिसके बाद आपकी भैंसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और एक डेयरी फार्म, सफल डेयरी फार्म आपने खोला है यहाँ पर? मैंने पहले क्या किया कि उनके बछड़ों को पालने की पूरी कोशिश की जी। और फिर उसमें डॉक्टर साहब का सहयोग मिला, तो उससे वो बनते गए। फिर 3, साढ़े 3 या 4 साल में बन जाती है भैंस बछड़े नीचे से। इस तरीके से बढ़ गई। हर साल में 4-5 पाल लेता हूँ। तकरीबन कितने दिनों में आप डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाते हैं और भैंसों का परीक्षण कराते हैं? परीक्षण में 2 महीने में कराता हूँ और अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाए, कुछ समझ में आए तो बीच में बुला लेता हूँ। और आप किस तरह का चारा देते हैं भैंसों को और क्या कुछ रखरखाव करते हैं अपने पशुओं का? रख रखाव को मैं थोड़ा मौसम के हिसाब से करता हूँ। बारिश आती है तो उनको टीन सेट के नीचे कर लेता हूँ, धूप आती है तो पेड़ के नीचे कर देता हूँ, ठंडा आती है तो अंदर करता हूँ, उसके पर्दे वगैरह लगा देता हूँ कि हवा ना आए। और हरी घास घर ही करता हूँ, उनको लगाता हूँ जी। और कुछ बाज़ार से भी दाना आता है, कुछ खुद भी बनाता हूँ जी। ऐसे करता हूँ। अच्छा, जो नवजात शिशु होते हैं भैंसों के, उनके कहीं ना कहीं उनके पेट में कीड़े होते हैं, कफ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैं दवाई देता हूँ, डॉक्टर द्वारा चलता है। उनकी जो भी कहते हैं सलाह देते हैं वो करता हूँ मैं। इंजेक्शन भी लगवा देता हूँ, टीकाकरण भी टाइम से करता हूँ। हर मौसम के पहले टीकाकरण होता है, जैसे गर्मी आती है तो उसके पहले करवा देता हूँ, बरसात आती है तो उसके पहले करवा देता हूँ। ऐसा चलता है, हर 4 महीने में टीकाकरण होता है। सबसे खास बात यह है कि दिनेश यादव ने 3 भैंसों के अलावा कोई नई भैंस नहीं खरीदी है। ये भैंसें वे ही बच्चे हैं जो उनकी भैंसों ने दिए थे। उनकी भैंसों द्वारा दिए हुए बच्चे ही आज बड़े होकर उनकी दुधारू भैंसें बन गई हैं। दिनेश ने इन बच्चों के जन्म के बाद से ही इनका विशेष रखरखाव किया, जिससे उनके यहाँ कैटल मोर्टेलिटी लगभग 0 है, जिससे उनका ये उद्योग फल फूल रहा है। दुधारू पशुओं में सही समय पर सही टीकाकरण जरूरी होता है। दिनेश यादव जी जो डेयरी कर रहे हैं, इन्होंने भैंसों का डेयरी शुरू किया था 3 भैंसों से। उसके बाद जब मुझे मिले और दिव्यांग होने के बाद भी इतनी मेहनत करता हुआ जब मैंने इसको देखा, तो मेरी भी इच्छा हुई कि इसकी कुछ मदद होना चाहिए। तो प्रशासन की ओर से जैसे मुर्रा पड़ा स्कीम के तहत अनुदान पर मुर्रा पड़ा, इनको हमने आवेदन लिया है और शीघ्र ही इनको मुर्रा पड़ा दिलाया जाएगा। और AFDP के तहत इनको अपना नेपियर घास का आधा एकड़ 1/4 एकड़ में ये नेपियर घास बोने वाले हैं, तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। साथ ही बरसीम पहले से ये बोते थे। तो ये दिव्यांग होने के बाद जब मैंने इनको देखा कि ये सारे पशुओं से इतना प्यार करता है, इतना मेहनत करता है और हर काम खुद करता है, इनके पास कोई लेबर नहीं है, वो अकेला 20 भैंसों में लगा रहता है। जब भी मुझे कॉल करता है तो मैं इसके यहाँ आता हूँ। और सबसे बड़ा अच्छा इसका हमें ये लगा कि जो कॉफ मार्टिलिटी बफेलो में देखी गई है सभी जगह, वो इनके यहाँ नहीं देखी गई। इनके यहाँ जो 4-5 भैंसों से इन्होंने शुरू किया था, इनके सारे कॉफ बफेलो के ये बचा ले जाता है। उसका जो मैं कहूँगा श्रेय उसी को जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर डीवर्मिंग करता है, प्रति माह वर्म्स की दवा देता है और उचित मात्रा में इसका प्रबंधन किया जाता है। आज दिनेश यादव जी प्रतिदिन 1 क्विंटल से अधिक दूध बेचते हैं। उनके इस व्यवसाय में उनका परिवार भी उनकी मदद करता है। दिनेश यादव इस व्यवसाय से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इस व्यवसाय से अपने परिवार की सभी जरूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। दिनेश यादव, इसने डेयरी डाल रखी है। इस पूरा डेयरी का काम, भैंसों का पूरा काम यही करता है। भैंसों को सानी बनाना, पानी पिलाना, भैंसों को लगाना और प्राय सभी काम जो डेयरी में होता है वो सभी काम करता है। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब की मदद से कुछ और डेयरी बढ़ाऊँ। हर प्रकार का डेयरी में जो पनीर बनता है, मठा और भी जो सामान बिकता है, वो सब इसके लिए करना चाहता हूँ। डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए किसी भी बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। ये तो छोटे स्तर पर छोटी पूंजी में शुरू होने वाला उद्योग है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
पाली गई गायों और भैंसों से उचित मात्रा में दुग्ध का उत्पादन करने के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना जरूरी होता है। पशु जितने स्वस्थ होते हैं उनसे उतने ही दूध की प्राप्ति होती है और कारोबार अच्छा चलता है। जानवरों को रखने के लिए एक खास जगह तैयार करनी होती है जहां हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था होती है। साथ ही सर्दी के मौसम में जानवर ठंड से बचे रहें इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। अब बात आती है पशुओं के आहार की। इसके लिए गायों और भैंसों को निर्धारित समय पर भोजन देना जरूरी होता है। इन्हें रोजाना 2 वक्त खली में चारा मिलाकर दिया जाता है। डेयरी मालिक के लिए इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी होता है कि पशुओं को दिया जाने वाला आहार बारीक साफ सुथरा हो ताकि जानवर भरपूर मात्रा में भोजन करें। आज के बदलते दौर में जहां आज हर युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, ऐसे में दिनेश यादव उन सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं जो स्वरोजगार की राह पर चलकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। तो किसान साथियों, अभी आपने जानी सफल पशुपालक दिनेश यादव जी की सफलता की कहानी और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको फूलों की खेती से संबंधित भी तमाम जानकारी दी। साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।